वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका असाइनमेंट आ गया है। ये आपका जनवरी का असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5 है। तो बाकी के असाइनमेंट अगर आपका दिसंबर का असाइनमेंट रह रहा है तो वो भी जाके कर लेंगे। और ये क्लास 10th का असाइनमेंट है आपके नवंबर, दिसंबर और अब ये जनवरी का हम असाइनमेंट अपलोड इसमें करने जा रहे हैं। तो आपके 10वीं क्लास के जो बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट हैं वो भी चैनल पर अपलोड है, आप जल्दी जाके वहाँ पे जाके देखें। जिस तरीके के आप देख रहे हो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में ही आपको कराया गया है। तो आप इसको साथ के साथ समझते रहें और इसे नोट डाउन करते रहें। ओनली नोट डाउन करके आपको काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है जब तक आप इसे सुन सुन के समझ समझ के नहीं लिखोगे। ओके, तो आइए हम करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी देश में लिंग अनुपात कम होने पे क्या होगा। तो लिंग अनुपात यानी कि कितने पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं उसे ही लिंग अनुपात कहा जाता है। तो किसी भी देश के विकास होने के लिए लिंग अनुपात का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। किसी देश या समाज में लिंग अनुपात कम होने का अर्थ है यहाँ की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाती हैं। तो काफ़ी सारे जो पिछड़े हैं, जो पुरानी थिंकिंग वाले लोग हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं इस तरफ। तो यहाँ क्या देखा जाता है, काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आप देख सकते हो हरियाणा में लिंग अनुपात काफ़ी बेकार स्थिति में है। तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो हरियाणा में आई थी 1000 पुरुषों पे 800 समथिंग या 848 850 समथिंग इतना कुछ लिंगानुपात है। तो देख सकते हो यानी कि 1000 लड़कों पे 848 लड़कियां हैं। तो ये कितना बेकार लिंगानुपात है। और सबसे अच्छा जो आपका लिंगानुपात है वो है केरल का, 1000 पे आपके 1098 लड़कियां हैं, जो बिल्कुल इसका करेक्ट डाटा है। तो सबसे अच्छा लिंग अनुपात जो बेहतर है केरल का है, 1000 लड़कों पे 1098 लड़कियां हैं। तो काफ़ी अच्छा ये लिंग अनुपात वहाँ का देखने को मिलता है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में लंबे समय से कम हो रही है, जो समाज में स्त्रियों के प्रति बढ़ते भेदभाव की तरफ इशारा करती है। शिक्षा एवं विकास के मामले में स्त्रियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा या विकास में जो देखा जाता है काफ़ी जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि इस भेदभाव का प्रभाव सबसे छोटी उम्र की बालिकाओं पर पड़ रहा है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बालक या बालिकाओं में। जो इसमें आपको जो लिंगानुपात का इसमें जो डेटा दिया गया है, जैसे 1000 पे 914 यहाँ पे आपको जो बालक और बालिका यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ये बेकार डेटा है। यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी लड़कियाँ हैं, 1000 लड़कों पे 914 लड़कियाँ हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर लिखेंगे और साथ के साथ जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं इसे भी आप जरूर लिखेंगे। तो आपका हरियाणा, बिहार, तो यहाँ पे काफ़ी लिंगानुपात कम देखने को मिला है। योजनाबद्ध विकास के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई थी। तो आज देखते हैं, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की शक्तियों में वृद्धि इस प्रकार हुई थी। पहला है पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। जो भी पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू हुई थी, योजना आयोग ने शुरू करी थी, जो आपकी 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, जो अब तक आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। सेकेंड पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसकी नींव रखी गई थी। कृषि के लिए सिंचाई योजनाएं बनी थी। औद्योगिक विकास से कृषि पर भार कम हुआ। तो उस टाइम पे काफ़ी सारे इस पे जोर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखोगे आप मिश्रित योजना और दूसरा पंचवर्षीय योजना और मिश्रित अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई, उर्वरक और उसके लिए बीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब से औद्योगिक विकास हुआ तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से इसका विकास होना शुरू हो गया। प्रश्न नंबर आपका 3 है, एशिया के 3 देशों भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए थे, वर्णन कीजिए। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार हुए
पर वियतनाम या इंडोनेशिया की तरह साम्यवाद का भाव नहीं था, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से भूमि सुधार लागू किए थे। जमींदारी प्रथा जो है समाप्त कर दी गई, किसानों को उनके शोषण से मुक्त कर दिया गया था। तो भूमि सुधार जो था ये बहुत ज़रूरी था। तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है। 3 देशों के रिलेट करके हमने देखा है। चकबंदी प्रणाली, यानी कि जो चकबंदी होती थी जिसमें खेतों की भूमि जो कम हो जाती थी, भूमि का सामूहिकरण कर दिया गया। यहाँ जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। तो जो जमींदार थे उस टाइम काफ़ी शोषण करते थे, वो चीज़ सबसे पहले ख़त्म कर दी गई है। जमींदारों के साथ हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं किया गया, जबकि वियतनाम में जमींदारों को मारा गया था। हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन वियतनाम में इन्हें मारा गया था। तो वियतनाम में देखते हैं, वियतनाम में जमींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान कितनी ज़मीन रखता है इसकी सीमा बांध दी गई। मतलब ये बता दिया गया कि कितनी ज़मीन रख सकता है, उसकी सीमा बना दी गई। ये नहीं है, ये इसलिए ताकि किसी के पास एकदम बहुत ज़्यादा भूमि ना हो और किसी के पास भूमि का बहुत छोटा टुकड़ा है। जमींदारी की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, यानी कि जो भी उनकी जमींदारों की जो संपत्ति थी जब्त कर ली गई, ले ली गई थी। सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन जमीन के मालिक हो गए। तो ये देखो कितना अच्छा था। जो गरीब किसान थे, जो किसी दूसरी भूमि पर मजदूरी करते थे, और जो भूमिहीन थे तो वो ज़मीनों के मालिक हो गए थे, उनको ज़मीनें दे दी गई। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में साम्यवादी प्रभाव, तो किसकी बात कर रहे हैं, साम्यवादी प्रभाव की बात कर रहे हैं। साम्यवादी प्रभाव के कारण भूमि सुधार कानून पारित किए गए, जिनके तहत किसानों को ज़मीन वितरित की गई। प्रश्न इसमें 4 हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या अंतर है। तो 2 के रिलेट में करके देखना है, भारत का स्वतंत्रता और अफ्रीका का। तो दोनों ही कुछ कुछ हद तक सेम ही हैं। तो आइए हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका का। तो अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों का औपनिवेशिक शासन था, जबकि भारत में केवल अंग्रेजों का ही शासन था। हाँ, तो यह है जो इसके अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग देशों ने उस पर कब्जा कर रखा था, लेकिन हमारे देशों में अंग्रेजों का ही शासन था। लेकिन हमारे देश में भी बाकी आए थे। हमारे देश में भी जो पुर्तगाली, डच, ये सारे के सारे आए थे, लेकिन उनको अंग्रेज़ों ने ही युद्ध करके हमारे देश से भगा दिया या निकाल दिया। उनकी जो जो उन्होंने कब्जा कर रखा था वो सारी की सारी जगह अंग्रेज़ों ने उनसे छीन ली थी। तो इसलिए बस अंग्रेज़ों का ही हमारे यहाँ शासन रह पाया। अगर अंग्रेज़ जो डच आए थे, पुर्तगीज़ यानी कि पुर्तगाली आए थे, अगर ये इन्हें नहीं भगाते तो हमारे देश पे भी अलग अलग देशों का कब्जा होता। आगे हम देखते हैं, भारत में आंदोलन का नेतृत्व मध्य वर्ग एवं शिक्षित वर्ग ने किया, जबकि अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व श्रमिक और मजदूरों ने संगठित होकर किया था। जबकि हमारे यहाँ मोस्टली सब शामिल थे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में अलग जातियों, क्षेत्रों व भाषाओं के लोगों ने मिलकर भाग लिया। अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष में अफ्रीकियों ने अलग अलग देशों से संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। तो ये तो है, बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं विकास में बाधक होती है। क्या इस कथन से सहमत हैं? तो इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगता है। तो जैसे वही है कि कोई एक इंसान है, उसके पास जो 2.5 गज ज़मीन है, अगर उसके 4 बेटे होते हैं तो उनके 4 बेटों में वो 2.5 गज ज़मीन बट जाती है। उसके बाद उनके बेटों के जो दो भी बेटे होते हैं, यानी कि 8 अगर बेटे हो गए, तो अब ये लगा लो आप, उस 2.5 गज जो 5 लोग मान लेते हैं 30 गज हैं, 50 गज हैं, 50 गज 5-5 जो उनके बेटों में बंट गई थी, तो जो 10-10 गज उन्हें ज़मीन मिली है, इन पाँचों को जो 10-10 गज ज़मीन मिली थी, पाँचों को, तो यही अब इनके अगर 2-2 बेटे हैं तो 5 इसमें बटेगी, 5 इसमें, इधर 5 इसको मिल गई, 5 इसको मिल गई, इस तरीके से करके
तो ये ज़मीनें 5-5 मिल गई। अब इनके जो बेटे होंगे तो उसमें 2.5 गज 2.5 गज 2.5 करके आएगी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो भूमि का टुकड़ा जो पहले 50 गज था, वो धीरे धीरे करके 10-10 गज में वो डिवाइड होता है, बट जाता है। उसके बाद ये 5 गज में, फिर 2.5 गज में, फिर और ये कम होगा। तो इस तरीके से जो भूमि का टुकड़ा है वो कम होता चला जा रहा है। ये हमने एक फैमिली की बात करी है, लेकिन ये कई सारी फैमिली हैं तो सब पे ये अप्लाई होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या होने लगती है। जो खाद्यान्न कम होने लगते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बेरोजगारी के कारण रोजगार में कमी होने लगती है। इस कथन से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि देश का आर्थिक विकास करके बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर आर्थिक विकास हम करते हैं तो बढ़ी हुई जनसंख्या का जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। जिसके उपाय हैं, कृषि क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए जाएं। दूसरा है, औद्योगिक ढांचे को उन्नत बनाकर देश को उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। संचार साधनों और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। उसके बाद आपका प्रश्न 6 है, आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक के सामने आज क्या चुनौतियां हैं। आज हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक सामने जो जो लोकतांत्रिक राजनीति यानी लोकतंत्र की जो नीति राजनीति है जो हमारे देश में भी है, तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। तो वही है भ्रष्टाचार। हमारे देश की राजनीति में भ्रष्टाचार मुख्य चुनौतियां हैं। अधिकांश राजनीतिक दल भ्रष्ट लोगों से चंदा लेते हैं और चुनावों में काले धन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है गरीबी। लोकतांत्रिक राजनीति की दूसरा सबसे बड़ी समस्या है, देश में आज भी 35 करोड़ गरीबी रेखा के 35 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वंशवाद। लोकतांत्रिक की अन्य एक महत्वपूर्ण चुनौती वंशवाद है, क्योंकि राजनीति में जो परिवार आगे हैं उसी परिवार के लोग मुख्य पदों पर बैठे रहते हैं और आम लोगों को आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी का लगातार एक के बाद इतने सालों तक राज करना। और उसके बाद है राजनीतिक अपराधीकरण। तो जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां इस बात पर ध्यान देती हैं कि कौन प्रत्याशी अधिक पैसा खर्च कर सकता है, व्यक्ति कैसा है इस बात पर ध्यान नहीं देती है। तो संसद में 25% से अधिक सदस्य सभी दलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे संसद में जो सदस्य हैं ज़्यादातर उसमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। लिंगानुपात कम होने का, तो लिंगानुपात मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बाकी और भी जो क्वेश्चन है और बाकी सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट हमारे चैनल पर अपलोड हैं। तो आज आप चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे के सारे असाइनमेंट आपके जनवरी 2021 के इसमें आपके सीजी बोर्ड के असाइनमेंट अपलोड है। आप वहाँ जाएं, सर्च करें, आपको सारे के सारे असाइनमेंट वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।